वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि आपके संडे टेस्ट में इंक्लूड है, ठीक है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंक्लूड है, केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन सब के एनटीएस के पास पेपर एमसीक्यूज़ वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आज जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगी और कल जो है इसकी आपको एमसीक्यूज़ वीडियो भी मिल जाएगी। इस तरह से बायो और केमिस्ट्री को भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि फ़र्स्ट वीडियो जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में काफ़ी डिटेल और किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो आपको बताए थे, ठीक है। सो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग भी हमने डिस्कस किए थे कि कौन से 3 तरीके हैं जिसकी बदौलत जो है हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। सो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे लेक्चर जो है वो हमारा कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ क्या होता है आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। और एफएससी के स्टूडेंट्स, मैंने सेकेंड ईयर से इस वजह से स्टार्ट किया है ताकि जो एफएससी के स्टूडेंट हैं जो कि सेकेंड ईयर में अभी हैं तो उनके लिए आसानी हो ना, तो वो अगर ये कूलम्स लॉ को समझ लेते हैं तो उनको लिखने में भी आसानी होगी, कि मोस्टली जो है आप लोग रट्टे ही लगाते रहते हैं। सो आज हम ये डेफिनेशन आपको समझाते हैं। कूलम्स लॉ, व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो फोर्स होती है ना 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? जो प्रोडक्ट होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उन 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना उसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल स्टेटमेंट है किसकी? कूलम्स लॉ की, ठीक है। जैसे कि ये 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2। अब ये जो है ना फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, फोर्स बिटवीन मीन दरमियान जो है इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। इनका जो चार्जेस का प्रोडक्ट है ना उसके मैग्नीट्यूड के। देखें ये जो स्टेटमेंट है ये इस तरह से कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट मीन आप प्रोडक्ट ले रहे हैं Q1 Q2 का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बता रही है। सेकंड, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कह रहे हैं कि और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? जो डिस्टेंस है ना 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और उसका जो रिलेशन है ना इन्वर्स, वो स्क्वायर है, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है। किस तरह से? ये फोर्स जो है ना वो इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्स और स्क्वायर रिलेशन है, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/, रेडियस, ठीक है। रेडियस मीन इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके, ठीक है। और ये इस तरह से फिर हमारा फार्मूला बनता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये ऐसा MCQs आ चुका है कि कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है। सो आपने रिमेंबर करना है कि पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज, ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये कूलम्स लॉ का ही फार्मूला है, ठीक है। ये जो आप लोग रट्टा लगाते हैं, ये कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या था? F=K Q1 Q2/R²। तो बेसिकली ये फार्मूला, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बिल्कुल समझा दी है। पहले मैंने ये लाइन समझाई आपको, फिर मैंने आपको दिखाया है कि ये लाइन कह क्या रही है, फिर इस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ये कह रही है। अब इसको ये ऊपर है Q1 Q2 और R जो है नीचे डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर का है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने K लगा दिया, तो फार्मूला क्या बन गया? F=K Q1 Q2/R², ठीक है। अब आपको ये फार्मूला रट्टा लगाने की नीड नहीं है क्योंकि मैंने जो है आपको स्टेटमेंट से ही समझा दिया है।
आई होप कि समझ आया हो। अच्छा, अब इसमें जो है इस किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही जो ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं हर टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको एमसीक्यूज़ भी बता रही हूँ कि किस एंगल से किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल, दिस वीडियो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो जैसे कि किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इफ़ चार्जेस, फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज़ आ जाता है आपके टेस्ट में, जो मैं संडे टेस्ट लेने जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ़ चार्जेस आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, अगर हम जो है एक स्क्वायर लें, ठीक है, ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, और इसके कॉर्नर पर, स्क्वायर के कितने कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर होंगे, ठीक है। तो अगर हम चार्ज को प्लेस करें एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर, जैसे इस फिगर में शो किया जा रहा है, ये फिगर भी आपको दी हुई है, ठीक है। देन फोर्स इज मैक्सिमम बिटवीन, तो ये कह रहे हैं कि फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो आप देखें यहाँ पे Q1 1 माइक्रोकूलम है, Q4 Q2 2 माइक्रोकूलम और Q3 3 माइक्रोकूलम और Q4 4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि मैक्सिमम फोर्स किन चार्जेस के दरमियान होंगी। तो अभी मैंने ऊपर आपको स्टेटमेंट जो है बताई थी, तो ये बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज़ है। ये वैसे ही जो मैंने, अगर जिसने ये ऊपर वाली स्टेटमेंट सही समझी होगी तो मुझे उम्मीद है कि वो करेक्ट ऑप्शन पिक करेगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस एग्जाम्पल का कूलम्स लॉ की जो एज अ एग्जाम्पल एमसीक्यू मैंने आप लोग के सामने रखा है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, A B C D, A Q1 and Q2, B Q2 and Q3, या C Q3 and Q4, D Q1 and Q4। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन पिक किया होगा। सो देखें, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप वो चार्ज प्लेस किए गए कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर पे, ठीक है, और फिगर भी दी हुई है आपको। अब ये कह रहे हैं कि वो एमसीक्यूज पिक करें, वो करेक्ट ऑप्शन पिक करें जो कि क्या हो, जहाँ पे क्या हो, फोर्स मैक्सिमम हो बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है, तो देखते हैं Q1 और Q2। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मीन F प्रोपोर्शन है Q1 Q2। ठीक है, तो अब जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी फोर्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अब देखते हैं Q1 और Q2 का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, 2 2 1 2 और इसका लेते हैं तो 2 3 6, ठीक है। Q2 और Q3 का 6 आ रहा है, Q1 एंड Q2 का क्या आ रहा है 2, और बी में क्या है Q2 एंड Q3, तो Q2 और Q3 का क्या आ रहा है 3 2 6, इसका 6 आ रहा है। Q3 और Q4 का लें, Q3 और Q4 4 3 12, ठीक है, मीन इसका 12 आ रहा है, और Q1 एंड Q4 का 4 1 4, मीन सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड जो है चार्जेस का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, Q3 एंड Q4, 4 3 12, मीन करेक्ट ऑप्शन इज C। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, F प्रोपोर्शन है Q1 Q2, तो Q1 जिस चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी फोर्स भी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे फोर्स इज मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो Q3 एंड Q4 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज C। अगर यहाँ पे पूछा होता कि फोर्स इज़ मिनिमम, फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम होता तो आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करते? जाहिर सी बात है सबसे कम किसका आ रहा था, सबसे कम आ रहा था Q1 एंड Q2 का, 2 1 2 था ना इसका। तो मिनिमम फोर्स, जब मिनिमम का अगर यहाँ पे पूछा होता तो करेक्ट ऑप्शन इज़ A, लेकिन फोर्स इज मैक्सिमम पूछा हुआ है तो करेक्ट ऑप्शन इज़ C। सो आई होप कि आपको समझ आया हो। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट, ये जो आप रट्टा लगाते हैं और आप कहते हैं कि हो जाएगा, अगर आपने इसको समझा नहीं है ना तो इस तरह के MCQs में आप फंस सकते हैं। तो इसी वजह से पहले मैंने इसको जो है आपको समझाया, वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश की, और फिर मैंने आपको ये MCQs आपके सामने रखा। तो ये इसी वजह से जो है आपको स्टेटमेंट को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझना होगा, अदरवाइज़ आप इस तरह के MCQs में फंस सकते हैं। ठीक है, सो Q3 एंड Q3 एंड जिस चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसका, जाहिर सी बात यही समझाया है मैंने। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं यही बता रही हूँ, जो कांस्टेंट के हमने लिखा था ना, प्रोफेशनलिटी को हटा के, जब हमने इस प्रोफेशनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट की नीड होती है, तो हमने यहाँ पे के लिया था और हमने कहा था कि के इज़ प्रोफेशनलिटी कांस्टेंट। अब ये जो के है ये फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, कांस्टेंट है ये के फ्री स्पेस में, वैल्यू इन SI यूनिट, अगर SI यूनिट में इसकी वैल्यू देखी जाए तो क्या है 9 × 9,
ठीक है, और उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये यूनिट भी आपको रट्टा लगाने की नीड नहीं है। देखें, आपको किसका यूनिट चाहिए, के का। ठीक है, ये आर जो है आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और Q1 Q2 के से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरफ आके इज इक्वल टू के इस तरफ आके किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो इसका जो है आप यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स को न्यूटन में करते हैं, और आर का जो है यूनिट होता है मीटर, और स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और Q1 Q2 क्यू का जो है यूनिट होता है कूलम, और 2 क्यू है तो कूलम स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे ये Q1 Q2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके जब डिवाइड में हो जाएंगे तो पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। देन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस तरह से आपका यूनिट निकल जाएगा के का। आई होप कि समझ आया हो, या मैं आपको करके दिखा दूँ एक पेज पे। ठीक है, अभी करके दिखा भी देती हूँ मैं। और इसी तरह से इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, अगर बेस यूनिट में पूछा जाए तो सेम इसी ऐसा यूनिट से आप बेस यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे एक हाथ में जो है ना, मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, और ये हाथ जो है मैं इससे पेन को पकड़ी हुई हूँ। तो मैं किस तरह से आपको यहाँ पे ये समझाऊँ, वैसे आपको समझ आ गया होगा ऐसा यूनिट। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसी से बेस यूनिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं कि इसको रट्टा लगाते हैं। सो मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको रट्टा लगाने की नीड ना हो। और इसी से ही डायमेंशंस निकलती है। ठीक है, और इसी तरह से ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 8.85 x⁻12। ठीक है, और उसका यूनिट जो है के का यूनिट है ना, उसी का अपोजिट इसका यूनिट है। देखें, अपोजिट है ना, ये पर कूलम था तो ये कूलम है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बस जो के का होगा ना वो ही अपोजिट होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। वो क्यों, वो शायद आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हो, जी किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अब ई नोट जो है ना, ई नोट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो होता है ना, परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। मीन ये के जो है ना, कांस्टेंट के जो हमने यूज़ किया था, ये इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट। ये आपने याद रखना है कि के किसके बराबर है, 1/4 पाई ई नोट के बराबर है। ठीक है, मीन जो फार्मूला था ना, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हम के की जगह पूरी ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो कि क्या है 1/4 पाई ई नोट। हमने के की जगह ये वैल्यू पुट कर दी बिकॉज इट्स इक्वल ना। सो इस वजह से हमने 1/4 पाई ई नोट की जगह के की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। कोई ऐसे MCQs होंगे जहाँ पे आपको के की वैल्यू नहीं दी होगी, या आपसे जो है, ठीक है, तो आपने एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू तो आपको पता होगी, सो आपने वो पुट करनी है। ठीक है, सो ये इस वजह से आप देखें के का और एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो जो के का यूनिट होगा वो अपोजिट होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी के। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सो मैं आपको ये इसके एसआई यूनिट और बेस यूनिट एक पेज पे अभी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इससे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, वो रिमेनिंग है आपका, वो अभी मैं करके दिखा देती हूँ। ये मोबाइल जो है मुझे, ये मैंने अभी राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, तो इसको लेफ़्ट हैंड में दे के और फिर मैं राइट हैंड से आपको समझा पाऊँगी मीन वो एसआई यूनिट और बेस यूनिट किस तरह से निकालते हैं वो। ठीक है, अच्छा, तो अब देखें इससे मज़ीद किस तरह से MCQs पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं हम। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, ये कह रहे हैं कि 3 इक्वल और सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके 3 इक्वल और सिमिलर, 3 इक्वल और सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज मीन पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, मीन सिमिलर चार्ज और इक्वल है। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो भी इक्वल है, और उनको रखा हुआ है ट्राइंगल के हर कॉर्नर पर। ठीक है, इस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, क्यू बार क्यू डबल बार। ठीक है, देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज एक्टिंग अलोंग। अब ये कह रहे हैं कि अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्यू बार क्यू डबल बार लगा दिया है ना। अब ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी क्यू पर एक्टिंग अलोंग, मतलब जो क्यू पर लगने वाली फोर्स है वो किसके अलोंग होगी। तो ये है टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ़्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो आप बताएं कि इस पर क्यू पर लगने वाली फोर्स वो टूवर्ड्स राइट होगी, लेफ़्ट होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन जो है पिक कर लिया होगा।
सो देखें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज एक्टिंग अलोंग। तो अब आप इसको क्या करें, इसको ब्रेक करें। किस तरह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। एक लेफ़्ट साइड होगा तो दूसरा राइट साइड होगा, और जब भी अपोजिट साइड पे होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आप लोग को याद होगी बात, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों जो है वो अपवर्ड साइड पे आ रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, अपवर्ड साइड पे, जाहिर सी बात एक ही डायरेक्शन में तो एडिशन होगी। तो इसका मतलब क्यू पे जो फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैं यहाँ पे आपको ये दिखा भी देती हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कैंसिल। देखें ये हमने इसको जब भी आपसे पूछा जाए कि चार्ज पे फोर्स, किसी भी चार्ज पे कि फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी, देन आपने क्या करना है, आपने उसको कंपोनेंट में ब्रेक आउट करना है। जैसे कि ये जो है मैंने कंपोनेंट बना दी है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखें आप, एक राइट साइड पे जा रहा है एरो, एक लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट और लेफ़्ट मीन अपोजिट डायरेक्शन में, देन इट्स कैंसिल आउट। और जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो दोनों अप साइड है ना, सो इट्स ऐड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और एडिशन से जो है हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, या हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि इस पे फोर्स किस जानिब लग रही है। सो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, सो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग इट्स towards upward direction. So correct option is C. So I hope कि आपको समझ आया हो। इसी तरह से MCQs ये होता है टफ़ MCQs, मतलब टफ़ नहीं, वो स्टूडेंट जिसको नहीं मालूम कि किस तरह से हम फोर्स को निकाल सकते हैं कि वो किस जानिब जो है चार्ज पे एक्ट कर रहा है, तो उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन आपको तो सिखा दिया है ना कि जब भी आपको किसी भी चार्ज पे फोर्स मालूम करने को कहा जाए, मीन फोर्स की डायरेक्शन को ना, तो आपने क्या करना है, उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है, देन आप फाइंड कर सकेंगे। और कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद आपने ये भी याद रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अपोजिट डायरेक्शन थी, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, लेकिन इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में थे, तो वो ऐड हो गए। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि क्यू की जो फोर्स एक्ट कर रहा है क्यू पर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा, बस इसमें यही याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। और ये बात याद रखनी है कि फोर्स जो होती है ना, वो हमेशा चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन होती है ना, उसके अलोंग होती है, ठीक है। ये तो आपने बता ही चुकी हूँ। और जो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं ना, तो एंगल के सामने जो कंपोनेंट होगा ये तो